नमस्ते बच्चों, अब शिक्षा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछला चैप्टर जो चालू किया था दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में आप जानते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार से लिखे जाते हैं, उनका मानक समीकरण क्या होता है, वो संगत और असंगत कैसे ज्ञात किए जाते हैं, दो समीकरणों में उनका अद्वितीय हल कैसे होता है और अपरिमित रूप से अनंत हल कैसे होते हैं या कोई हल नहीं होता है, ये सब जान गए आप लोग। तो अब उसके बाद दो समीकरणों को हल करने की जो विधियां हैं आज उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको अगर पिछला वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब तो अपने आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि आपके पास अब बहुत थोड़ा सा समय बचा है क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए अब कोशिश करेंगे बहुत जल्दी थोड़ा क्लास पढ़ाएं। आप लोग अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो हम आपको और लंबी क्लास दे सकते हैं, जितनी आप लंबी कहें, आप जितना भी कहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना वीडियो उसे देखते हैं। तो अब केवल हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम विधियों के बारे में ज्ञान लेते हैं कि विधियां क्या हैं। समीकरण हल करने की विधियां, समीकरण जो है उनको हल करने की जो विधियां हैं वो हमने बताया था। तीन विधियां होती हैं। पहली विधि है विलोपन विधि, उसके बाद दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि और तीसरी है वज्र गुणन विधि। पहली है विलोपन विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि और तीसरी वज्र गुणन विधि। ये मत समझना कि इसमें कोई पहला या दूसरा या तीसरा कोई नंबर है। ये बस तीन विधियां हैं, इसमें कोई पहली दूसरी नहीं है। बस लिखने का ढंग है कि कोई ना कोई तो पहले लिखनी ही है, कोई बीच में लिखनी है, कोई लास्ट में लिखनी है। तो एक है विलोपन विधि, एक है प्रतिस्थापन विधि और तीसरी हो गई वज्र गुणन विधि। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो विलोपन विधि है। तो जैसा कि नाम से ही मालूम होता है विलोपन विधि, विलोपन का मतलब अगर इसे हम विच्छेद करें, विलोप का मतलब होता है विलोप करना। किसी पद का विलोप किया जाए, किसी पद का विलोप करने का मतलब है, जैसे मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 2 या फिर 3x माइनस 2y बराबर 4, इस तरीके समीकरण लिखी है। तो किसी भी एक इसमें चर के, जैसे x और y के रूप में है, तो किसी भी एक चर के गुणांकों को बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद अगर देखेंगे दोनों समान चिन्हों के हैं तो घटा दिए जाएंगे। समान चिन्हों से मतलब या तो दोनों प्लस के हों या फिर दोनों माइनस के हों, और असमान चिन्हों के होंगे तो फिर सिंपल जोड़ दिए जाएंगे, जिससे वो पद कट जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हम पहले समीकरण को 2 से गुणा कर दें, पहले समीकरण को 2 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 4, और जो दूसरी समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 4। क्लियर हुआ? अगर इनको जोड़ दें तो ये पद कट जाएगा। क्लियर हुआ? 2x प्लस का 2x माइनस का कट जाएगा। अगर उसी प्रकार से हम पहली समीकरण को 3 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 6, और जो दूसरी समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 4। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3x से ये पद दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं इसलिए घटाएंगे, घटाने से चिन्ह बदल जाते हैं तो ये कट जाएगा। इस प्रकार से हम, जैसे इस कंडीशन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर y का विलोप हो रहा है और यहाँ पर x का विलोप हो रहा है, और इस तरह से विलोप करने को कहते हैं विलोपन, और इससे ऐसी विधि को विलोपन विधि कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो आप समझ गए होंगे विलोपन विधि होती क्या है। अब आप इतना जब जान गए हैं तो अगर हम ये उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि आपको अगर हम एक क्वेश्चन भी इस पर न बताएं तो भी आप विलोपन विधि पर क्वेश्चन आने वाले जो होंगे उनको आप कर सकते हैं। फिर भी लेकिन हम आपको बताएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उसके बाद दूसरी आती है प्रतिस्थापन अगर नाम से देखें इसको, प्रति मतलब प्रति और स्थापन का मतलब स्थापना, किसी दूसरे की जगह पर किसी दूसरे का मान स्थापित करना। जैसे समीकरण अभी हमने बोला
x प्लस वाई बराबर 2 और दूसरी समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 4। इस तरीके से समीकरण दी गई है। तो हम एक समीकरण से मान निकालेंगे, किसी भी चर का मान निकालें। इस पहली समीकरण से मान लेते हैं, क्योंकि पहली समीकरण से मान सिंपल तरीके से निकलेंगे और यहाँ पर अगर मान निकालेंगे तो कुछ संख्याएं बटे में जाएंगी। अगर हम x का मान निकालें तो 2 माइनस वाई आएगा, अगर y का मान निकालें तो 2 माइनस x होगा। कोई भी एक मान, अगर x का मान निकाला है तो यहाँ दूसरी समीकरण में x की जगह मान लगाएंगे तो 3 इंटू 2 माइनस वाई और माइनस 2y बराबर 4। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3y माइनस 2y बराबर 4, या माइनस 5y बराबर 4 माइनस 6, या माइनस 5y बराबर माइनस 2, माइनस कट जाएगा y बराबर 2/5। इस प्रकार से ये होती है प्रतिस्थापन विधि। y का मान निकल आया, अब y का मान लगा यहीं इसी मान में लगाएंगे तो x का मान निकल आएगा। या फिर अगर y का मान निकाला है 2 माइनस x तो y की जगह पर y का मान लगाएंगे और x का मान निकालेंगे। इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि है वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि को अभी नहीं बताएंगे, जब हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के क्वेश्चन बता लेंगे उसी के बाद जो वज्रगुणन विधि है उसको बताएंगे। क्योंकि वज्रगुणन विधि में फार्मूले याद करना बहुत टफ चीज है। फार्मूले शायद हमको भी खुद नहीं याद होंगे, क्योंकि फार्मूला इसमें याद ही नहीं किया जाता। वज्रगुणन विधि को हल कैसे किया जाता है, बस ये तरीका सीखना है और वो तरीका बहुत आसान है। फार्मूला आप याद करेंगे बैठेंगे, शायद संभवतः याद हो जाए 1-8 घंटे में, लेकिन आप उसे 2-3 घंटे बाद फिर से भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। A1 है या B1 है, C1 के साथ B1 है, C2 है, क्या कंफ्यूजन होगा उसमें। तो वज्रगुणन विधि को हल करने का तरीका सारणिक मेथड है। इंटर में आप सारणिक को पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल सिंपल तरीके से बता दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 4 और 2x प्लस 3y बराबर 5। इस तरीके से समीकरण दी गई हैं। तो यहाँ पर हम पहले सबसे पहले x y 1 लिख लेते हैं। x के नीचे x के गुणांक, पहली समीकरण से x का गुणांक 1 यहाँ पर आएगा तो 1 लिखेंगे। दूसरी समीकरण से 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। फिर y के नीचे y के गुणांक, चूंकि यहाँ पर y का गुणांक 1 है तो 1 लिखा जाएगा। यहाँ पर y का गुणांक 3 है तो 3 लिखेंगे। यहाँ से अगर देखें तो c का जो मान है वो वहाँ पर -4 है, क्योंकि इधर होना चाहिए जो मानक समीकरण है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, सारे पद LHS पक्ष में होते हैं तो 4 को पक्षांतर करेंगे तो -4 होगा। तो 1 के नीचे -4, दूसरे से जो अचर पद है वो -5 होगा। और इस सारणिक को हल करना, इस सारणिक को हल करेंगे तो हमारी वज्रगुणन विधि हल हो जाएगी, इससे मान निकल आएंगे। तो इसका फॉर्मूला याद करने की खास जरूरत नहीं है। तो अब हम बात करेंगे विलोपन विधि की कुछ समस्याओं पर। तो विलोपन विधि से कैसे समीकरणों को हल करना है, एक बार फटाफट उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कहा गया है कि समीकरण युग्म दी गई है x प्लस वाई बराबर 5 तथा 2x माइनस 3y बराबर 4 को विलोपन विधि से हल कीजिए। आप समीकरण युग्म को किसी भी विधि से हल कीजिए, हमेशा मान एक ही आएंगे, मान कभी इधर उधर नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन में कहा गया विलोपन विधि से हल कीजिए तो आप मतलब ये समझ लीजिए इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से ही हल करना है। अगर मान लेते हैं विलोपन शब्द न लिखा होता और कहा होता समीकरण युग्म, इन दोनों को केवल हल कीजिए अगर कह देता, अगर विलोपन शब्द हटा दिया जाए तो आपके पास 3 विधियां हैं, जो आपको अच्छी लगे, जो आसान लगे आप उस विधि से हल कीजिए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन जो कि यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलर दिया है कि विलोपन विधि से हल कीजिए, तो ये मान लीजिए इसे विलोपन विधि से ही हल करेंगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे, अन्यथा अगर कोई दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हो सकता है एग्जामिनर दया भाव करके आपको कुछ नंबर दे दे, सोचे कि हाँ हो सकता है बच्चे को हल करना तो आता है इस वजह से दे दे, लेकिन अगर देखा जाए, अगर सही ढंग से देखा जाए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको विलोपन विधि कहा गया है तो विलोपन विधि से ही हल करना है। तो सबसे पहले हल करने का तरीका ये है कि हम अपनी दोनों समीकरणों को लिखेंगे। समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, ये पहली समीकरण है, और दूसरी है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये हो गई दूसरी समीकरण। तो सबसे पहले हमने बताया विलोपन विधि में किसी एक चर के गुणांकों को बराबर करते हैं।
तो या तो हम पहली समीकरण को 2 से गुणा करें, 2 से गुणा करेंगे तो x के गुणांक बराबर हो जाएंगे, अगर 3 से गुणा करते हैं तो y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो कोई भी हम हल कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में क्या करेंगे। अब यहाँ पे आपको सोचना है जोड़ना है या घटाना है। तो आप ये जान लीजिए जब इसको 3 से करेंगे तो यहाँ पर 3y होगा, प्लस का 3y होगा और यहाँ माइनस का 3y है, असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह है तो जुड़ेंगे तो जोड़ा जाएगा। में जोड़ने पर समान चिन्ह होते तो घटाया जाता, असमान चिन्ह है तो जोड़ेंगे। तो पहली समीकरण को हमें 3 से गुणा करना है, तो पहली समीकरण के जितने भी पद हैं उन सब में 3 से गुणा होगा। तो इसको करेंगे गुणा x को तो हो जाएगा 3x प्लस y को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y बराबर 5 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15। वैसे अब दूसरी समीकरण में कुछ नहीं करना है, उसको वैसे का वैसा उतार लेंगे तो हो जाएगा 2x - 3y और बराबर 4। क्लियर हुआ। क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पहले इसे लिखा हुआ है जोड़ने पर, तो जोड़ने पर 3y और 3y कट जाएंगे, जो कि एक प्लस का एक माइनस का है और ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 5x, 3x और 2x मिलके 5x हो जाएगा और बराबर 15 और 4 19 होगा। तो x बराबर 19/5 ये x का मान हो जाएगा। x बराबर 19/5। क्लियर हुआ। x बराबर 19/5। अब यही x का मान किसी भी हम समीकरण में लगाएं, चाहे पहली में लगा दें या दूसरी में लगा दें, हमें y का मान मालूम हो जाएगा। तो x का मान यहां लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पर 19/5 का प्रयोग करेंगे। तो पहले सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। x + y बराबर 5 कहा गया था, x की जगह पर 19/5 होगा प्लस y बराबर 5 या y बराबर तो 5 19/5 का पक्षांतर करेंगे -19/5 होगा तो y बराबर 5 लघुत्तम होगा तो 5 × 5 = 25 और -19 तो y बराबर 25 से 19 घटाइए 6 आ जाएगा और बटा 5 तो y का मान होगा 6/5। तो x का मान है 19/5 और y का मान है 6/5। क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी विलोपन विधि। तो उम्मीद करते हैं विलोपन विधि आपको समझ में आ गई होगी। तो लगभग सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से हल होते हैं और उम्मीद करते हैं अब आप लोग इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आएंगे विलोपन विधि के आप वो कर लेंगे। तो फटाफट एक अगली विधि ले लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो आप ये जान लीजिए प्रतिस्थापन विधि में कैसे क्वेश्चनों को हल किया जाएगा। तो उसका हम क्वेश्चन ले लेते हैं। कहा गया है समीकरण युग्म और समीकरण दी गई x + y बराबर 7 तथा और दूसरी समीकरण दी गई है 3x - y बराबर 9 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में वही का तरीका, कोई एक इसमें जैसे विलोपन विधि में दोनों समीकरणों को लिखा जाता था, तो प्रतिस्थापन विधि में दोनों समीकरणों को लिख तो लेंगे, उसके बाद फिर एक एक समीकरण से काम करेंगे। तो हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। लिखा हुआ था x + y बराबर 7, ये हमारी पहली समीकरण है और दूसरी समीकरण 3x - y बराबर 9, ये हो गई दूसरी समीकरण। तो प्रतिस्थापन का मतलब जैसा कि बताया था, प्रतिस्थापन मतलब किसी चर के स्थान पर किसी दूसरे चर का मान प्रयोग करना, मतलब किसी इसकी जगह पर दूसरे की जगह, किसी एक को दूसरे की जगह पर बैठाना, ये होता है प्रतिस्थापन। तो हम किसी भी एक समीकरण से किसी भी एक चर का मान निकालेंगे। तो पहले तो ये देखेंगे किसका मान निकालना आसान है। तो पहली समीकरण से चाहे हम x का मान निकालें या फिर y का मान निकालें, दोनों आसान है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या, x + y बराबर 7। हम कोई भी यहाँ से मान निकाल सकते हैं। मान लेते हैं x का ही मान निकालना है, तो x बराबर 7 - y हो जाएगा। तो अब यही x का मान हम समीकरण
2 में लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में लगाएंगे तो हो जाएगा 3 इंटू x की जगह पर 7 माइनस वाई और माइनस वाई बराबर 9। क्लियर हुआ। गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 से 21 और माइनस 3y माइनस वाई बराबर 9। तो ये 3y माइनस वाई दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4y और बराबर 9 और 21 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 21, तो माइनस 4y और बराबर यहाँ से घटेगा तो 21 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 12, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस लगेगा और दोनों तरफ से माइनस कट जाएंगे। y बराबर हो जाएगा 12/4 या 4 एकम 4, 4 3 12, तो y बराबर आएगा 3। क्लियर हुआ। y का मान 3 निकल आया। अब यही y का मान हम चाहे तो किसी समीकरण में लगाएं या फिर x बराबर जो निकला था x बराबर 7 माइनस वाई वहां से लिख लें। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x बराबर 7 माइनस वाई, इसलिए x बराबर तो 7 माइनस वाई की जगह पर y का मान लगाएंगे 3, तो ये हो जाएगा x बराबर घटेगा तो 4 बच जाएगा। क्लियर हुआ। तो x बराबर 4 और y बराबर 3, ये इन समीकरण युग्म का हल है। और आप जो समझ गए होंगे कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को किस प्रकार हल किया जाता है, तो ये उसका तरीका है। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों विधियां समझ में आ गई होंगी। तो तीसरी विधि है वज्रगुणन विधि। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों विधियां पहली वाली विलोपन और प्रतिस्थापन समझ में आ गई होंगी। तो उसके बाद आपकी वज्रगुणन विधि की एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। उम्मीद करते हैं उसी से आपको क्लियर हो जाएगा वज्रगुणन विधि किस प्रकार से की जाती है। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, जैसा कि इसमें दिया गया है क्वेश्चन कि समीकरण युग्म दी गई है 4x + 5y बराबर 7 तथा 2x + y बराबर 2 को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, जिस प्रकार से अभी पिछली जो दोनों विधियां थीं उसमें आपने ax + by बराबर c के रूप की समीकरणें लिखी हुई थी, तो वैसा ही आपने हल कर लिया। लेकिन वज्र गुणन विधि में आपको मानक रूप में समीकरण को लिखना होगा। मानक रूप जानते हैं कि ax + by और प्लस c बराबर 0 होता है। तो मतलब सारे जितने भी पद हैं वो सब LHS पक्ष में होंगे, RHS पक्ष में कोई भी पद नहीं होगा, इसलिए वहां पर 0 रहता है। तो जो क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन है उसकी समीकरण देखेंगे। समीकरण दी गई थी 4x + 5y बराबर 7। तो 7 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 5y - 7 बराबर 0। ये पहली समीकरण हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी समीकरण को लिखेंगे तो हो जाएगा 2x + y बराबर में 2 है, 2 को पक्षांतर करना है तो हो जाएगा -2 और बराबर 0। ये हो जाएगी दूसरी समीकरण। क्लियर हुआ। तो अब यहां पर हम ये देखेंगे कि अगर हम दोनों समीकरणों को अगर हम मानक समीकरण से तुलना करें, मानक समीकरण ax + by + c बराबर 0 है, तो अगर हम इसकी तुलना पहली समीकरण से करते हैं तो यहां पर देखेंगे a क्या है, a x का गुणांक है और यहां पर x का जो गुणांक है वो है 4, तो a बराबर होगा 4। वैसे b y का गुणांक है तो y का गुणांक 5 है तो b बराबर होगा 5 और c अचर पद है तो अचर पद है -7 तो c बराबर होगा -7। ऐसे दूसरी समीकरण से जब तुलना करेंगे तो यहां से a बराबर आएगा 2 आएगा और y बराबर या b बराबर होगा 1, क्योंकि b y का गुणांक है और यहाँ पर देखेंगे y के साथ कोई भी गुणांक नहीं है। जब कोई गुणांक नहीं होगा तो 1 माना जाता है और c बराबर होगा -2। क्लियर हुआ। तो दोनों समीकरणों से हम गुणांकों को निकालेंगे और वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो आप गुणांक निकालना जान गए कैसे निकालते हैं। तो अब वज्र गुणन विधि का तरीका देख लीजिए। फार्मूला याद नहीं करना होगा आपको, बहुत लेंथी फार्मूला है, याद नहीं करना पड़ेगा, सीधे देखेंगे।
वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि से। तो लिखते इस प्रकार से हैं, ऊपर पहली पंक्ति में लिखेंगे x, y और 1। उसके बाद x के नीचे x का गुणांक, y के नीचे y का गुणांक और 1 के नीचे अचर पद वाली संख्या लिखी जाएगी। तो x के नीचे पहली समीकरण से x के गुणांक, y के गुणांक और अचर पद लिखेंगे। तो पहली समीकरण से मान क्या है 4, y का गुणांक है 5 और अचर पद जो है वो है -7। दूसरी समीकरण से लिखेंगे x का गुणांक है 2, y का गुणांक 1 और जो अचर पद है वो -2। तो हल करने का तरीका कैसे होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे x बटा, तो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में x है वो छूट जाएंगी। तो आप देखेंगे x जो है इस पंक्ति में है और इस स्तंभ में है। क्लियर हुआ? तो इनको छोड़ देंगे तो अब देखेंगे हमारे पास जो पद बचे वो 5 -7 1 और -2 इस प्रकार से बच गए। तो पहले पद की इधर से गुणा करेंगे और दूसरे की इधर से गुणा, और गुणा दोनों की गुणाओं के बीच में एक माइनस का चिन्ह लगेगा। तो इनकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 × 10, क्योंकि ये माइनस का है तो आएगा -10, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे और इनकी गुणा करेंगे तो आएगा -7, तो यहाँ लिखेंगे -7। क्लियर हुआ? फिर बराबर y बटा न लिख के -y लिखा जाएगा। -y आप इतना ही समझ लीजिए, -y ही लिखा जाता है। ये अब क्यों लिखा जाता है, ये आप जब फर्स्ट ईयर इंटर क्लास में पहुंचेंगे तो ये आप यहाँ जान जाएंगे -y क्यों लिखा जाता है। लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि ये जो पद है ये पद पहली पंक्ति का दूसरा पद है। पहली पंक्ति का दूसरा पद मतलब पहली पंक्ति हुई और दूसरा पद हुआ, और दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो ये विषम आएगी, और विषम संख्या होगी तो यहाँ माइनस जरूर लगेगा। ये आपको इंटर में समझ में आ जाएगा कैसे होता है। तो आप इतना बस याद रखेंगे कि माइनस का ही y लिखा जाएगा। अब y जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है हम उसे छोड़ेंगे, तो देखेंगे y इस पंक्ति में तो है ही, ये छूट गई, और इस स्तंभ में है ये छूट जाएगा। उसके बाद जो बचे उनको लिखेंगे क्रम से, वैसे लिखेंगे 4 यहाँ से 2, फिर यहाँ पर है -7 और यहाँ पर -2। गुणा भी वैसे ही करेंगे, इसकी गुणा इस तरफ, माइनस ये गुणा। क्लियर हुआ? तो इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा -8, फिर माइनस दोनों के बीच में, और इनकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा -14। क्लियर हुआ? उसके बाद अब तीसरा पद लिखेंगे 1 बराबर 1 बटा, अब 1 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में होगा, और वो भी आप देखेंगे यहाँ पर 2 जगह 1 लिखा है। अब कौन से 1 की बात हो रही है, तो इसी वही वाले 1 जो पहले हमने लिखे थे x और y के साथ में, इस वाले 1 की बात हो रही है। तो ये 1 इस पंक्ति में है तो ये छूट गई, इस स्तंभ में है तो ये छूट जाएगा, और बचा क्या उसे देखेंगे। यहाँ बच रहा है 4, 2, 5 और 1। क्लियर हुआ? तो इसकी गुणा इस तरफ होगी और इसकी गुणा इस तरफ, तो 4 1 कम हो जाएगा 4, बीच में माइनस लगाएंगे और 5 दूना 10। तो यहां से आएगा x बटा ये -10 और माइनस +7 हो जाएगा, बराबर -y बटा ये होगा -8 और माइनस प्लस का हो जाएगा 14, और बराबर ये हो जाएगा 1 बटा -6। तो यहां से बचेगा x बटा, यहाँ पर बचेगा -3 बराबर -y बटा, यहाँ बचेगा 6 और बराबर 1 बटा -6। तो एक बार x वाले पद को इससे बराबर करेंगे, एक बार y वाले को बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे जब x बटा -3 बराबर होगा 1 बटा -6 के, तो तिरक गुणा करें या ऐसे ही काट दे, माइनस कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूना 6 कटेगा, इधर बचेगा x बराबर 1 बटा 2, ये x का मान आ गया। वैसे जब -y बटा 6 को बराबर करें, -1 बटा 6 से माइनस कट जाएगा, 6 कट जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा। तो x और y के मान निकल आए, x बराबर है 1 बटा 2 और y बराबर है 1। तो इस प्रकार से बीजगणित विधि को हल करते हैं, तो समझ में आ गया होगा। चाहे जैसा क्वेश्चन हो इसी प्रकार से लगाएंगे, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।